लेसन है वो आपकी ज्योग्राफी की बुक का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस लेसन की बहुत सारी बातें जो हैं टेस्ट में, जो 17 का टेस्ट है उसमें आने वाली है। इस लेसन की बहुत सारी जो बातें हैं वो आपके टेस्ट में आने वाली है। ठीक है, कौन से टेस्ट में आने? अभी 17 का जो टेस्ट होता क्या है, इंटरनेशनल, मतलब दो कंट्रीज के बीच में होने वाला ट्रेड। लेकिन कई हमारे इस टाइम में दो कंट्री के बीच में तो होता नहीं है, बहुत सारी कंट्री के बीच में ट्रेड होता है। ठीक है, तो इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पहले एंशियंट टाइम में क्या क्राइटेरिया था और आज क्या क्राइटेरिया है वो हमें इस लेसन में समझना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इसकी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो पुराने टाइम में होता था और जो आज होता है, हमें उसका जो है डिटेल समझना है कि क्या होता है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, कोई भी व्यापार तब पॉसिबल होता है, किसी भी टाइप का व्यापार, किसी भी टाइप का ट्रेड तब पॉसिबल होता है जब दोनों तरफ बराबर उस चीज की नीड हो। कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए आप, तो अगर दोनों तरफ यानी कि हमारे कंट्री में और अदर किसी और कंट्री में अगर उसकी जरूरत बराबर है तभी वो ट्रेड पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो हो नहीं पाता है। ठीक है, पुराने जमाने में जब करेंसी नहीं होती थी, पुराने टाइम में जब करेंसी पैसा या कॉइन्स नहीं होते थे एंशिएंट टाइम में, तो लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम से ट्रेड करते थे। ठीक है, तो देखिए पुराने टाइम में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं बोर्ड पे जो है, प्रिमिटिव सोसाइटीज जो हमारी थी, प्रिमिटिव सोसाइटीज जो थी उसमें ये बार्टर ट्रेड देखने को मिलता था। बार्टर ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब बार्टर सिस्टम होता है, मतलब कमोडिटीज का हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बेटा आप एक बार ईमानदारी से बताइए, एक ठीक है, के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बार्टर सिस्टम विदाउट मनी, मतलब बिना पैसे के, प्रिमिटिव मैन यानी कबीलाई लोग, या उस जमाने के जो हमारे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी, ईरान इराक में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन होती थी, तो ये लोग आपस में कमोडिटीज का एक्सचेंज कर लेते थे। पैसे तो होते नहीं थे, बाद में टकसाल और नोट प्रेस से नोट बनने लगे थे, लेकिन उस टाइम में ना तो टकसाल होती थी सिक्के ढालने के लिए, और ना ही उस समय कोई प्रेस वगैरह होती थी कि नोट बनाए जा सके। सिक्के वगैरह तो हमारे यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के टाइम में, अशोक के टाइम में छापे ढाले गए हैं। उसके बाद में चाइना के लोगों ने पहली बार पेपर करेंसी छापी थी। ठीक है, बार्टर सिस्टम होता था। ये बार्टर सिस्टम में किन किन चीजों का एक्सचेंज करते थे, जैसे कि कमोडिटीज होती है, फिलिस्टोन, फिलिस्टोन होता है कीमती पत्थर, पत्थर होता है चकमक का पत्थर। आपको याद होगा पुराने जमाने में ह्यूमन यानी कि जो आदि मानव होता था वो चकमक के पत्थरों को रगड़कर आग जलाता था, चकमक के पत्थरों को रगड़कर आग जलाई जाती थी। तो ये फिलिस्टोन और चकमक का पत्थर होता था, इसका भी आदान प्रदान होता था, मतलब एक्सचेंज करते थे। दूसरा अलावा ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन क्या है, मणियां होती थी, मणियां, ऑब्सीडियन का पत्थर होता है, वो उससे मणि बना लेते हैं छेद करके उसमें। और फिर जो है काउरी शेल्स, काउरी शेल्स, ये तो आपने देखी होंगी, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चों की कई बार गले में डाली जाती है, नवजात शिशु छोटा बच्चा होता है उसके गले में देखोगे चांद पातड़ी और वो कोड़ियां, कोड़ियां देखी होगी आपने कभी, शंख की जैसी होती है छोटी छोटी कोड़ियां, वो डाली जाती है। तो ये कोड़ियां भी पहले जो है एक्सचेंज की जाती थी, इनकी बड़ी वैल्यू होती थी, समुद्र किनारे ये कोड़ियां मिलती थी इनको। मैं फिर बता रहा हूँ ये कोड़ियां क्या होती है, बच्चों के गले में कई बार जो है ना वो माला से बना के डाल देते हैं छोटे बच्चों के गले में, तो वो कोड़ियां होती है। तो ये पहले चीजें एक्सचेंज करते थे। टाइगर के पंजे, टाइगर टाइगर मार लेते थे और टाइगर के पंजे बहुत एक्सचेंज होते थे उस टाइम में, वो मतलब सेल हो जाते थे। तो टाइगर के पास हो गए, और व्हेल टीथ, व्हेल मछली के दांत बड़े वैल्यूबल होते थे। अब आप सोचोगे इन सब वो करते क्या थे भाई, आदि मानव जो होते थे, प्रिमिटिव मैन जो होते थे, वो कई तो गले में डाल लेते थे माला बना के, और कई जो है अलग अलग प्रकार की दवाइयों में यूज करते थे, कई जो उसको हथियार की तरह यूज करते थे। जैसे हाथी दांत और जो व्हेल मछली के जो दांत होते थे उनको वो हथियार की तरह, तलवार की तरह, हथियार की तरह यूज करते थे। तो इस तरह से पहले इन चीजों का एक्सचेंज होता था। और क्या होता था, डॉग टीथ, डॉग टीथ मतलब कुत्ते के दांत भी उस समय एक्सचेंज किए जाते थे। स्किन, खाल भी होती थी, खाल स्किन को भी एक्सचेंज किया जाता था। और कैटल्स, कैटल फर, फर मतलब कि बाल,
भेड़ बकरियों के बाल हो गए या जो ये गाय भैंसे होती है उनके भी वो बाल जो बेच देते थे लंबे, ठीक है। और उसके बाद में कैटल मतलब जानवर भी एक्सचेंज किए जाते थे। और राइस, चावल, पेपरकॉर्न मतलब जो मसाले वगैरह होते थे, जो काली मिर्च वगैरह, उन सबको भी वो बेच देते थे। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता था उस जमाने में। देखिए एक कमाल की बात बताता हूँ, आज जो सैलरी वर्ड है, सैलरी मतलब जो तनख्वाह जो वर्ड होता है सैलरी, वो सैलरी सोल्ट से ही आया। पुराने जमाने में लोग कोई भी चीज खरीदने के लिए सोल्ट दे देते थे किसी को, मतलब कि नमक बहुत मुश्किल से मिलता था। आप कहोगे नमक तो बड़ी आसानी से बन जाता है, नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से बनता था। पहले समुद्र के पानी से नमक बनाना आता नहीं था लोगों को। पहले के जमाने में समुद्र के पानी से नमक बनाना आता नहीं था लोगों को, इसीलिए वो चट्टानों से नमक तैयार करते थे। रॉक्स से, चट्टानों से नमक तैयार करते थे, बड़ा महंगा होता था। आज भी चट्टानों से तैयार करते हैं। सेंधा नमक आपने कभी सुना होगा, सेंधा नमक जो व्रत के टाइम में खाया जाता है, व्रत करते हैं जब लड़कियां जो भी आदमी जो भी करते हैं, तो उसमें सेंधा नमक खाया जाता है, तो वो भी उस समय बड़ा महंगा होता था, ठीक है। तो उसको भी वो लोग एक्सचेंज करने के लिए यूज कर लेते थे। उसके अलावा स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे हथियार, छोटे टूल्स वगैरह होते थे, वो भी एक्सचेंज किए जाते थे। कॉपर, तांबा भी एक्सचेंज किया जाता था। और सिल्वर और गोल्ड यानी कि चांदी और सोना भी एक्सचेंज किया जाता था। तो ये सब चीजें वो क्या करते थे, पहले बार्टर सिस्टम के थ्रू प्रिमिटिव मैन एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे और सिस्टम चल जाता था। लेकिन एक काम की बात मैं आपको बता देता हूं कि बार्टर सिस्टम में दोनों साइड में जरूरत बराबर होनी चाहिए, नीड्स दोनों की बराबर होगी तभी बार्टर सिस्टम, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये वस्तु विनिमय प्रणाली तभी हो पाती थी जब दोनों तरफ जरूरत बराबर होती थी। जैसे कि किसी को मटके देने हैं, किसी को मिट्टी के बड़े मटके देने हैं, तो वो किसी कुम्हार को मटके देने हैं, किसी किसान को, तो किसान को भी मटके की जरूरत होनी चाहिए, उसको भी जो मटके हैं उनकी जरूरत होनी चाहिए, और किसान को मटके की जरूरत होनी चाहिए, और जो मटके बेचने वाला है उसको भी अनाज की जरूरत होनी चाहिए, तभी बार्टर सिस्टम हो पाता था, नहीं तो हो नहीं पाता था, ठीक है। आगे देखिए उस जमाने में क्या हिस्ट्री थी, जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसका क्या इतिहास था उस टाइम में। तो इतिहास सबसे पुराना है सिल्क रूट का। सिल्क रूट यानी कि रेशम का मार्ग, रेशम मार्ग के जरिए चाइना से ये लोग पैदल रास्ते से, पैदल मतलब कि इंडिया होते हुए अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान से होते हुए फिर मेडिटेरियन सी होते हुए रोम चले जाते थे। तो ये पहले सिल्क रूट होता था। हमारे इंडिया में सबसे पुराना रूट यही है, सिल्क रूट। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए उस समय भी सिल्क रूट यहाँ पर था, और इसके मौर्य साम्राज्य के टाइम में और गुप्त साम्राज्य के टाइम में भी सिल्क रूट यहाँ पर होता था। ओके, तो देखिए सिल्क रूट सबसे पुराना रूट है, और सिल्क रूट रोम और चाइना के बीच में होता था। टोटल जो लेंथ तय की जाती थी, टोटल जो दूरी तय की जाती थी इस व्यापार के रास्ते पर, वो 6000 किलोमीटर की होती थी। 6000 किलोमीटर की दूरी तय की जाती थी। अब इस सिल्क रूट में चाइनीज सिल्क का एक्सचेंज किया जाता था। रोमन वूल, रोम की जो ऊन थी वो बड़ी मशहूर थी, वो बड़ी फेमस थी, ठीक है। प्रीसियस मेटल, महंगी धातुएं भी बड़ी फेमस होती थी, वो भी बड़ी फेमस होती थी, ठीक है, वो भी बड़ी फेमस होती थी। और इंडियन पॉइंट्स के थ्रू अलग अलग जगह पर, जैसे भारत में कोचीन हो गया, बॉम्बे हो गया, अलग अलग जगह से वो सामान खरीदते और बेचते हुए निकलते थे और प्रूशिया जाते थे। ईरान का पुराना नाम प्रूशिया है। ईरान और इराक का जो एरिया था वो पहले प्रूशिया कहलाता था। तो ये इंडिया होते हुए, ईरान इराक होते हुए, और फिर कहां चले जाते, मेडिटेरियन सी होते हुए, और कई बार तो सेंट्रल एशिया भी निकल जाते थे। अब सेंट्रल एशिया क्या है, मंगोलिया, मंगोलिया का एरिया, कजाकिस्तान का एरिया, उज्बेकिस्तान का एरिया, किर्गिस्तान का एरिया, तुर्कमेनिस्तान का एरिया, ठीक है। ये सारे एरिया जो थे वो मिडिल ईस्ट में आते थे, और चाइना भी उसी का हिस्सा था। मैं दोबारा बता देता हूं कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से थे। मिडिल ईस्ट में थे मंगोलिया, चाइना, फिर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, और जो है कजाकिस्तान, ये 3-4 टाइप के वहां पर कंट्री होते थे जिनको मिडिल ईस्ट कहते थे। तो मिडिल ईस्ट एशिया में भी ये लोग व्यापार करते थे। तो ये हो गया सिल्क रूट, बिल्कुल सिंपल है। मैंने अभी तक 2 ही टॉपिक समझाए हैं,
जो अभी बच्चे कनेक्ट हुए हैं उसमें मैंने बार्टर सिस्टम समझाया कि बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें एक्सचेंज की जाती थी। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि सिल्क रूट, जो सबसे पुराना हमारा व्यापार का रास्ता होता था वो सिल्क रूट होता था। कहां से कहां के बीच में? चाइना और रोम के बीच में। कितना किलोमीटर का रास्ता? 6000 किलोमीटर का रास्ता। ठीक है, चाइनीज सिल्क, रोम की वूल, प्रीसियस मेटल और इंडियन पॉइंट्स के थ्रू होते हुए, प्रशिया होते हुए सेंट्रल एशियाई लोग चले जाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब बात करते हैं यूरोपियन कंपनीज फिर इंडिया में आने लगी। क्या आने लगी? यूरोपियन कंपनीज आने लगी। ठीक है, यूरोपियन कंपनीज इंडिया में अलग अलग जगह पर वो गए थे। जैसे कि अमेरिका को जो अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा था, अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढ निकाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो बहुत फेमस एक यात्री रहे हैं, उन्होंने इसको ढूंढ निकाला था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को ढूंढा और वास्को डी गामा ने इंडिया की डिस्कवरी की थी। इंडिया की डिस्कवरी की थी। वास्को डी गामा जो है 23 जून को 1498 में इंडिया को ढूंढ निकालता है। ठीक है, तो इन लोगों ने, यूरोपियन कंपनीज ने अलग अलग टाइम में क्या किया, अलग अलग देशों को कॉलोनीज बनाया और अलग अलग जगह की डिस्कवरीज की। ठीक है, अब बात करते हैं कि उस टाइम में 15th सेंचुरी के टाइम में कॉलोनिज्म भी होने लगा था, कॉलोनिज्म भी होने लगा था। ठीक है, हाँ, कॉलोनिज्म होने लगा था। ठीक है, अब जैसे कि 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में कॉलोनिज्म डिस्कवरी स्टार्टिंग हो गई थी अलग अलग कंट्रीज की, और 15th सेंचुरी में कॉलोनिज्म शुरू हो गया था। अलग अलग देशों को गुलाम बनाया जा रहा था। जैसे कि आपको याद होगा इंडिया को 250 ईयर तक गुलाम बनाया गया, स्लेव बनाया गया था। ठीक है, तो ये स्लेव ट्रेड शुरू हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो। यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आने लगी, जैसे कि कौन कौन सी इंडिया में आई थी और अलग अलग जगह पे कौन कौन सी आई थी, जैसे कि पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच और डेनिश कंपनीज। कौन कौन सी आई? पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच कंपनी इंडिया में आती हैं और धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं, धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है स्लेव ट्रेड शुरू हो जाता है। ये स्लेव ट्रेड क्या है? स्लेव ट्रेड दास व्यापार होता था। क्या होता था? दास व्यापार। उस जमाने में लोग बोलियां लगाते थे और जो दास खरीद कर ले जाते थे। जैसे इंडिया से जो बहुत सारे दास खरीदे थे यूरोपियन लोगों ने, अब ये ले जाते कहां थे? कैरेबियन आइलैंड पर ले जाते थे, साउथ अफ्रीका ले जाते थे, घाना कंट्री ले जाते थे, अलग अलग देशों में वो दास खरीद खरीद कर ले जाते थे। पैसे में 2-2 हजार रुपए डॉलर में खरीदे गए थे दास उस समय। 2000 रुपए डॉलर में दास खरीदा गया, मैन वुमेन सब खरीद कर वो ले जाते थे, काम पर लगा देते थे। ठीक है, चावल उगाने में, खान खुदवाने में, मतलब कि मिनरल्स निकालने में, माइंस खोदने में दासों को खरीदा जाता था। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जगह पर स्लेव ट्रेड होने लगा था। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये स्लेव ट्रेड फिनिश भी हुआ। ऐसा नहीं कि स्लेव ट्रेड हमेशा रह गया था। अलग अलग कंट्री में जब अलग अलग गवर्नमेंट बनी तो उस समय उन्होंने अबॉलिश किया स्लेव ट्रेड को। ठीक है, जैसे स्लेव ट्रेड डेनमार्क में 1792 में फिनिश हो गया था, और उसके बाद डेनमार्क के बाद ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में फिनिश हो गया था स्लेव ट्रेड। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1808 में फिनिश हुआ। देखिए डेनमार्क में फिनिश हुआ 1792 में, और ग्रेट ब्रिटेन में कब खत्म हुआ? 1807 में। यूनाइटेड स्टेट में 1808 में फिनिश हुआ। यूनाइटेड स्टेट में 1808 में। और उस टाइम में वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के टाइम में, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड जब शुरू हुई उस टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है स्लेव ट्रेड भी बंद किए थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी बहुत सारे टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि स्वेज नहर भी तो बनी थी उस टाइम में, वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले 1869 में स्वेज नहर बना दी गई थी, और उसके पीछे फिर कुछ साल के बाद में पैनामा नहर 1914 में बन गई थी। स्वेज नहर 1869 में बनी गांधी जी के बर्थ ईयर पर। कैसे याद होगी?
गांधी जी का बर्थ ईयर उसी टाइम का है 1869 में, ठीक है। तो गांधी जी के बर्थ ईयर पर स्वेज कैनाल बनी और उसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1914 के टाइम में पैनामा कैनाल बनी, ठीक है। तो ये डेट याद करने का अच्छा तरीका है, आप याद कर सकते हो। तो मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, सिल्क रूट के बाद बताया मैंने यूरोपियन कंपनीज का अलग अलग जगह पर जाना, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच अलग अलग जगह पर जाएंगे और कॉलोनीज बनाएंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया कि स्लेव ट्रेड होने लगा, लेकिन स्लेव ट्रेड कुछ 100 200 300 साल के बाद में वो फिनिश भी हुआ है। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में 1807 में और डेनमार्क में 1792 में और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 1808 में ये फिनिश हो गया था। और वर्ल्ड वार के टाइम में अलग अलग कंट्री ने अलग अलग टाइप के टैक्स भी इंटरनेशनल ट्रेड पर लगा दिए थे। इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स लगाए गए थे। उससे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स नहीं होता था, ठीक है, उस टाइम में लगाए गए नहीं है। अगर हमारे पास किसी चीज की कोई कमी है तो हम दूसरों से परचेज करेंगे, ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ चीजें एक्सेसिव है और हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर पैसे कमाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में आयरन ओर बहुत है, हमारे यहाँ पर आयरन ओर बहुत निकलता है। आयरन ओर की क्वालिटीज है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट, ये 4 किस्म की लोहा अयस्क होता है। इन 4 किस्म के लोहा अयस्क में जो होता है उसमें से हम बहुत सारा जो विदेशों में एज ए रॉ मटेरियल सेल कर देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें कुछ चीजों की जरूरत भी पड़ती है, जैसे इंडिया को जरूरत पड़ती है मशीनरी की, मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो जब हमें मशीनरी की जरूरत पड़ती है तो हम दूसरों से ले भी लेते हैं, जर्मनी से ले लेते हैं, हम जर्मनी से इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो वो क्या होता है हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, उसके कुछ बेसिस दिखाए गए हैं, उसके कुछ बेसिस दिखाए क्यों किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो देखिए नंबर 1, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्स। अगर आपके कंट्री में नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो आपको वहां से लेने पड़ेंगे, जैसे मिनरल्स नहीं है मान लीजिए तो लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स है बहुत सारी चीजों की, जैसे यहाँ पर एलपीजी की या पेट्रोलियम की दिक्कत है कि हमारे यहाँ पर एलपीजी और पेट्रोलियम नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो टर्म होती है इंटरनेशनल व्यापार में, इंटरनेशनल ट्रेड में। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, क्या करना, आयात करना, ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज मेन होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही होता है। तो क्यों होता है इंटरनेशनल जो ये ट्रेड क्यों होता है, सबसे पहले तो डिफरेंस देखना होता है। अगर किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्स का डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों होता है, उसका रीजन है। जैसे मेरे कंट्री में इंडिया में मान लो कोई चीज है और दूसरे में नहीं है, या दूसरे में अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्स है और हमारे यहाँ पर नहीं है, या अमेरिका में है हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ है उनके यहाँ नहीं है। तो उसका कोई रीजन होता है। रीजन सबसे बड़ा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हर जगह का अपना एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग जमीनें होती हैं, अलग अलग उनका ढांचा होता है। किसी जगह पे मिनरल बहुत ज्यादा निकलते हैं और किसी जगह पे कुछ नहीं निकलता। जैसे राजस्थान की खेतड़ी माइन में कॉपर बहुत निकलता है और हरियाणा में यहाँ पर कुछ नहीं निकलता, यहाँ स्लेट निकलती है। तो अलग अलग एरिया का अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसी हिसाब से उनके रिसोर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्स, कि नेचुरल रिसोर्स में अगर डिफरेंस मिलेगा तब फिर आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये पहला बेसिस हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करे कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करेगा, सबसे पहला रीजन हो गया डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इसमें जियोलॉजिकल प्रोसेस स्ट्रक्चर देखा जाता है, इसमें मिनरल रिसोर्स देखे जाते हैं कि आपकी कंट्री में है कि नहीं है। अगर है तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, और अगर नहीं है तो आप इंपोर्ट करोगे, ठीक है, तब आप इंपोर्ट करोगे। फिर क्लाइमेट भी देखा जाता है, बेटा बातें नहीं करें, मैं सभी को, क्योंकि एक तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, दूसरा मिनरल रिसोर्स अलग अलग होते हैं, तीसरा क्लाइमेट भी अलग होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी किसी जगह पर इंटरनेशनल ट्रेड करने या न करने पर डिफरेंस करती है। जैसे कि मैं ये कहूं, अमेरिका के न्यूयॉर्क पोर्ट पर बहुत बार बर्फ जमी होती है, ठीक है, तो वो ट्रेड के लिए वो पोर्ट नहीं खुलते। अमेरिका के पोर्ट कई बार ट्रेड के लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वह क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है। इंडिया के जो 3 साइड के पोर्ट हैं
हमारे यहाँ पर 13 मेन इंटरनेशनल पोर्ट है हमारे यहाँ पर, ठीक है, जिससे ट्रेड किया जाता है, ठीक है, जैसे कि गुजरात का सूरत बंदरगाह हो गया, इसके अलावा बॉम्बे बंदरगाह हो गया, इसके अलावा गोवा हो गया, कर्नाटक का मंगलुरु हो गया, उसके अलावा फिर कोचीन हो गया, फिर तमिलनाडु का जो है चेन्नई पोर्ट हो गया, चेन्नई पोर्ट के बाद आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, फिर उसके उड़ीसा का पाराद्वीप हो गया, और फिर वेस्ट बंगाल का कलकत्ता पोर्ट हो गया। इस तरह से 12-13 पोर्ट हमारे यहाँ पर है, इंटरनेशनल पोर्ट हैं, जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में, ठीक है। तो ये चीजें देखी जाती है, क्लाइमेट वगैरह देखा जाता है, तभी वहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अब दूसरा रीजन, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों किया जाए कि ना किया जाए, उसका दूसरा रीजन पॉपुलेशन फैक्टर। पॉपुलेशन, जैसे मैं ये कहूंगी इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपके यहाँ पर खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी और भी बहुत सारे रिसोर्स कम पड़ जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। कैसे? जैसे एलपीजी है, पेट्रोलियम है, आपके पास कहाँ है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है उस चीज का, तो हमें क्या करना पड़ता है, ओपेक कंट्री से खरीदना पड़ता है। ओपेक कंट्री कौन से हैं? ओपीईसी, ओपीईसी, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री से हमें परचेज करना पड़ता है, मतलब कि क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जरूरत पड़ती है हमें, पॉपुलेशन ज्यादा होने पर हमें रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। तो वही लिखा है कि पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो साइज बड़ा हो या डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पर हो, पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी अलग अलग हो या कल्चरल जो डाइवर्सिटी हो, तो उससे क्या होगा कि हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना पड़ेगा, जरूरी हो जाता है फिर उस जगह पर, ठीक है। तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं लोग, तीसरा पॉइंट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मान लो आपकी, अभी हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो क्या डेवलप नहीं होना चाहते, हम भी डेवलप होना चाहते हैं, यूरोप की कंट्री जैसा, अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मशीनरीज का इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें कई बार तो रॉ मटेरियल भी लेने पड़ेंगे, हमें कई बार यहाँ से रॉ मटेरियल देने भी पड़ेंगे, मतलब एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा अपने कंट्री की पोजीशन को अच्छा करने के लिए। तो वो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखा जाता है कि किसी कंट्री का कैसा स्टेज ऑफ इकोनॉमिक है, या वो बहुत अच्छी स्टेज में है या उसकी इकोनॉमी बहुत डाउन स्टेज में है। जैसे कि आसपास के पड़ोसी कंट्रीज हमारे जितने भी हैं, नेबर कंट्रीज हैं, उन नेबर कंट्रीज में पाकिस्तान से हमारी अच्छी कंडीशन है, लेकिन श्रीलंका से अच्छी नहीं है। श्रीलंका अच्छा है, हमसे अच्छा है, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका बहुत अच्छा हुआ है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा गरीबी है, बांग्लादेश बुरी हालत में है, पाकिस्तान बुरी हालत में है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी देखी जाती है, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तब हमें इंटरनेशनल ट्रेड भी करना पड़ेगा, ओके। अब फोर्थ पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कई बार आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, विदेशियों को भी यहाँ पर आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग कंट्री में जाती हैं और वहां पर ट्रेड इन्वेस्ट करती हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आई, इन्होंने दामोदर वैली प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, तो क्या करते हैं, वो उनका ट्रेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पैसे लगाए तो पैसे कमाएंगे भी। वो बात अलग है कि इंडिया का भी उसमें कुछ पोर्शन रहेगा, लेकिन वो पैसे तो फिर भी कमाएंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है कि भाई किसी जगह पर इंटरनेशनल ट्रेड घटेगा या बढ़ेगा या अपग्रेड करेगा कि डाउन होगा, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी देखा जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी देखा जाता है, ओके। और लास्ट पॉइंट है इसमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जिस कंट्री का जितना अच्छा होगा, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट में दो हिस्से होते हैं, इंटरनल और ओवरसीज। वाटर ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, इंटरनल वाटर सर्विस एंड ओवरसीज वाटर सर्विस, तो वो होती है। तो वो कितना अच्छा है, इसके अलावा रोड नेटवर्क कितना अच्छा है, रेलवे नेटवर्क कितना अच्छा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर बहुत अच्छे ढंग से आप लोग बहुत अच्छे ढंग से उसको जो ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो कमोडिटीज को, तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है कि कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करेगा, इन सब चीजों की वजह से करेगा। किसकी वजह से? नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, पॉपुलेशन फैक्टर की वजह से,
स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से और एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की वजह से भी लोग ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा नेटवर्क होने पर अच्छा होगा और बुरा नेटवर्क होने पर बुरा होगा, मतलब कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो यहां तक ये समझ में आ गया हमें। अब देखते हैं आगे का पॉइंट कि इंटरनेशनल ट्रेड के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या-क्या होते हैं। एस्पेक्ट मतलब महत्वपूर्ण पहलू क्या होते हैं, महत्वपूर्ण पहलू क्या होते हैं उसको हमें समझना है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये बोर्ड पे ये लिखा हुआ है पूरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर 1 लिखा है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यापार कितनी परसेंटेज में हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, पहले कितना हो रहा था, आज कितना हो रहा है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में ये भी देखा जाता है कि इंपोर्ट कितना परसेंट हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना परसेंट हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी देखा जाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। जिस कंट्री का वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम है यानी कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो जितना अच्छा होगा, लेकिन वो देखा जाता है किस चीज में, एक्सपोर्ट में अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज्यादा है तो बैलेंस ट्रेड है। अगर एक्सपोर्ट में किसी कंट्री कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है कोई भी चीज का, जैसे आपके अभी मसाले हो रहे हैं, कॉटन उग रही है या अदर कोई फूड ग्रेन उगा रहे हो, कुछ भी आप यहाँ पर कर रहे हो, या मिनरल बहुत ज्यादा है और आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो विदेशी पैसा कमा रहे हो आप, ठीक है, तो इससे कंट्री की हालत ठीक हो जाएगी और बैलेंस ट्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपको बहुत सारा सामान मंगवाना पड़ रहा है अलग अलग कंट्री से, क्या करना पड़ रहा है, सामान आपको मंगवाना पड़ रहा है, ठीक है, तब ऐसे में क्या होगा कि ज्यादा होगा तो अनबैलेंस, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो बैलेंस। एक बार दोबारा समझ लीजिए इस चीज को। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, मतलब विदेशों से आप सामान ज्यादा मंगवा रहे हो, तो मतलब ज्यादा खर्चा कर रहे हो आप लोग, तो ज्यादा खर्चा कर रहे हो और कमाई आपकी कम हो रही है, तो क्या हो गया, नेगेटिव ट्रेड हो गया आपका फिर। और अगर आप अपने सामान को तैयार करके या रॉ मटेरियल को ज्यादा लेवल पे आप फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका बैलेंस ट्रेड बन जाएगा, मतलब कि जितना खर्चा हो रहा है उससे थोड़ी ज्यादा आपकी कमाई भी आ रही है। जितना खर्चा हो रहा है इंपोर्ट पे, अगर एक्सपोर्ट थोड़ा ज्यादा होगा तो उससे आपका कमाई ज्यादा आएगी और बैलेंस बन जाएगा। यही चीज हमें आगे डिसीजन करनी है, यही चीज नीचे नीचे लिखा हुआ मैंने ये बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ही ये है कि किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और इंपोर्ट कितना हो रहा है। अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो नेगेटिव रहेगा, इंटरनेशनल ट्रेड का रिजल्ट नेगेटिव रहेगा, और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो इंटरनेशनल ट्रेड पॉजिटिव रहेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो कोई भी कंट्री इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, हमेशा ही करेगा, इंडिया भी कर रहा है, काफी साल से कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कि आप ट्रेड किन किन चीजों का कर रहे हैं, आप क्या मंगवा रहे हैं वहां से, ठीक है। आप मशीनरी मंगवा रहे हैं, मेडिसिन मंगवा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर की मशीन्स मंगवा रहे हैं, या HYP सीड्स मंगवा रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मंगवा रहे हैं, फर्टिलाइजर मंगवा रहे हैं, या फिर कोई और चीजें मंगवा रहे हैं। तो ये सब देखा जाता है कि आप क्या मंगवा रहे हो, वहां से इंपोर्ट क्या कर रहे हो और आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि कितना आप कितनी चीजों का इंपोर्ट कर रहे हो, कितनी चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस जगह पर भी देखा जाता है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, ओके। अब तीसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड देखी जाती है कि भाई आपके किस किस कंट्री के साथ में ट्रेड रिलेशन है। जैसे कि हमारा इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन है, हमारे इंडिया का यूएसए के साथ ट्रेड रिलेशन है, हम लोग मिडिल ईस्ट एशिया में भी ट्रेड करते हैं, मंगोलिया चाइना वगैरह में भी ट्रेड करते हैं हम लोग, ठीक है। और यूरोप की कंट्री से भी ट्रेड है, मतलब कि इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से, बेल्जियम से, फ्रांस से, जर्मनी से, हर जगह से हमारा ट्रेड है। चाहे वो ट्रेड किसी भी टाइप का हो, कार का हो, चाहे मसालों का हो, चाहे खाने के सामान का हो, किसी का भी चीज का ट्रेड हो, हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन भी देखी जाती है। अगर आपकी डायरेक्शन यूरोप की तरफ है, अगर आपकी डायरेक्शन यूरोपियन कंट्री की तरफ है, तो ये समझ लीजिए बढ़िया पैसे कमाओगे डॉलर में और यूरो में। और अगर आपकी डायरेक्शन जो है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है या साउदर्न कंट्री की तरफ है एशिया के, तो फिर पैसे उतने नहीं मिल पाएंगे जितने की यूरोपियन कंट्री से या अमेरिकन कंट्री से हमें मिलेंगे। इसलिए कोई भी देश चाहेगा कि उसका ट्रेड ज्यादातर यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिका जैसे कंट्री से हो,
ताकि पैसे की अच्छी कमाई हो सके, और वहां डिमांड भी है, और वहां पर क्या डिमांड भी है। साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में उतनी डिमांड नहीं है जितनी यूरोप में है, क्योंकि वो अमीर हैं, वो पैसे खर्चते हैं, पैसा खर्चते भी हैं और चीजें खरीदते भी हैं, तो इसलिए वहां डिमांड ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कम या ज्यादा, किस चीज का ज्यादा किस चीज का कम। फिर दूसरा वाला हो गया कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन मतलब आपकी ट्रेड का जो कर रहे हो आप इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हो और क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो देखा जाता है। थर्ड हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की यूरोप की तरफ की डायरेक्शन है कि एशिया की तरफ की डायरेक्शन है, जिधर जैसी डायरेक्शन होगी वैसे ही वहां से मुनाफा मिलेगा, पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। 4 नंबर हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो नेगेटिव बैलेंस है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो पॉजिटिव बैलेंस है, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है आपका ये रहा, इंटरनेशनल ट्रेड कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का तो मेन होता ही है, एक तो होता है बाइलैटरल ट्रेड, बाइलैटरल ट्रेड मतलब कि 2 देशों के बीच में होने वाला व्यापार, जैसे मान लो इंडिया और जो है अमेरिका के बीच हो रहा है, 2 कंट्री के बीच में, तो वो हो गया बाइलैटरल, मतलब कि 2 कंट्री के बीच में होने वाला ट्रेड, ओके। और दूसरा वाला है मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल का मतलब होता है 2 नहीं 2 से ज्यादा कंट्री से व्यापार हो रहा है, जैसे हमारा क्या है मल्टीलैटरल है, हम किसी 2 कंट्री से बंधे हुए नहीं है, हम किसी 2 कंट्री से बंधे हुए नहीं है, हम सभी के साथ लगभग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा मल्टीलैटरल। पहले वाला क्या था बाइलैटरल। तो ये 2 टाइप के ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड होता है इस तरह से, ओके, मल्टीलैटरल और बाइलैटरल, ओके। तो देखिए अब उसके बाद 5 नंबर में केस फॉर फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड के लिए जो बातें हुई थी वो कब हुई थी। फ्री ट्रेड सबसे पहले 1834 में यूरोपियन कंट्रीज ने एक जोल्वेराइन एग्रीमेंट किया था। आपको याद होगा 10th में आपने पढ़ा होगा, अगर याद है तो जोल्वेराइन एग्रीमेंट हुआ था। जोल्वेराइन के थ्रू सभी यूरोपियन कंट्री आपस में ट्रेड टैक्स फ्री करना चाहते थे, इंटरनेशनल ट्रेड टैक्स फ्री करना चाहते थे, ठीक है। तो उसी को जोल्वेराइन कहा गया था। नेपोलियन की डेथ के बाद 1821 में नेपोलियन की डेथ हुई थी और 1815 में नेपोलियन को वाटरलू वार में रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया और इंग्लैंड ने मिलकर हराया था। तो उसके बाद ये ट्रेड फ्री करने की बातें हो रही थी जोल्वेराइन के थ्रू 1834 में, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं कि कब हुआ ये लिबरलाइजेशन ट्रेड का। तो यूरोप में शुरू हुआ ट्रेड फ्री करना, मतलब कि टैक्स मत लगाइए, बॉर्डर टैक्स मत लगाइए। अगर आप बॉर्डर टैक्स लगाते हो तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है, मतलब टैक्स बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप अपने कंट्री में मत लगाइए, सब कंट्री आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं इस चीज का कि भाई आप अपने बॉर्डर पे टैक्स मत लगाइए, हम अपने बॉर्डर पे नहीं लगाएंगे, आप अपना सामान यहाँ बेचिए, हम आपके यहाँ पर बेचेंगे। तो उससे क्या होगा, ट्रेड का फायदा ज्यादा होगा और ट्रेड वॉल्यूम में भी ज्यादा रहेगा, मतलब कि ट्रेड जो है मात्रा परसेंटेज में भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्री ट्रेड का डिसीजन लिया गया था, ओके। तो देखिए ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड की आजादी, ठीक है, यूरोप में पहली बार हुई। डेट मैंने आपको बता दी 1834 में जोल्वेराइन एक सीमा शुल्क संघ बनाया गया था, एक सीमा शुल्क संघ बनाया गया था, सीमा शुल्क संघ बना। तो आपने देखा कि किस तरह से 2 टाइप के जो होते हैं, क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होता है 2 टाइप का, ठीक है। 2 टाइप का इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक तो होगा बाइलैटरल ट्रेड और दूसरा हो गया मल्टीलैटरल ट्रेड। 2 टाइप के टैक्स हो गए, 2 टाइप के ट्रेड हो गए। बाइलैटरल में 2 कंट्री के बीच में ट्रेड होता है और मल्टीलैटरल में जो है अलग अलग कंट्रीज के साथ में ट्रेड होता है, ठीक है। तो मैंने बात की थी टैक्स फ्री ट्रेड की, टैक्स फ्री ट्रेड की। तो टैक्स फ्री ट्रेड जो है वो ट्रेड लिबरलाइजेशन करने के लिए यूरोप में शुरू हुआ था। 1834 में जोल्वेराइन जो टैक्स सिस्टम लगाया गया उसके थ्रू पूरी दुनिया में जो है टैक्स फ्री, मतलब यूरोप में टैक्स फ्री ट्रेड करने की बातें की गई थी, ठीक है, टैक्स फ्री ट्रेड करने की बातें की गई थी, ठीक है, ओके। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया पूरे वर्ल्ड में। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण की जो स्थिति आ गई, सारे देश एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया, हर जगह पर बहुत बढ़िया सिस्टम तैयार हो गया, ग्लोबलाइजेशन की एज आ गई। उस ग्लोबलाइजेशन की एज की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और बड़े लेवल पे आ गया।
ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और बड़े लेवल पे आ गया, ठीक है। और फिर बड़े लेवल पे आने की वजह से चीटिंग भी होने लगी। इंटरनेशनल ट्रेड में फिर धीरे धीरे चीटिंग होने लगी, जैसे डंपिंग, एक डंपिंग वर्ड दिया गया है। डंपिंग वर्ड ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ सिस्टम चेंज करना चाहते हो या फिर अपनी कमोडिटीज को जल्दी बेचना चाहते हो, तो उसमें जो रेट होते हैं या प्राइस होते हैं वो एकदम से घटाकर किसी कंट्री में डाले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोकल वहां के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो हैं, वहां के लोकल ट्रेडर जो है, जिस कंट्री में ऐसा किया जाता है, जैसे चाइना है, मान लीजिए चाइना यूरोप में जब अपने चीजें बेचता है, यूरोप में जब अपना सामान बेचता है तो बहुत सस्ते दामों पर बेचता है। सोचो कि कोई मोबाइल की जो रेंज है वो 20,000 रुपीज की है और चाइना उसी टाइप के मोबाइल को 3 या 4 हजार रुपए में वहां पर बेच रहा है, ठीक है। तो देखो कितना रेट घट गया है। और इससे क्या होता है कि वहां के जो ओरिजिनल जो प्रोड्यूसर हैं, जो कि वो मोबाइल बना रहे हैं, उनके मोबाइल नहीं बिकते और चाइना के जो सस्ते मोबाइल वहां पहुंच जाते हैं वो बिकने लग जाते हैं। इससे वहां के लोकल ट्रेडर जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। डंपिंग, इसे हम डंपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डंपिंग। मतलब कि गुड्स को डंप कर देना, मतलब वहां की जो लोकल गुड्स होती हैं उनको डंप करा देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लोकल प्रोड्यूसर जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है, कई कंट्रीज में होता है। इसमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, इसमें फायदा नुकसान की तो कोई बात ही नहीं होती है। बस इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी पावर जमाने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए ऐसा किया जाता है, डंपिंग, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले 1948 में बनी। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो है 1948 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई? ताकि लिबरलाइजेशन किया जा सके। लिबरलाइजेशन मतलब स्वतंत्र व्यापार किया जा सके, ठीक है। स्वतंत्र व्यापार किस लिए करना था? ताकि हर जगह पर हाई कस्टम टैरिफ लगे हुए थे। हाई कस्टम टैरिफ क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम में बहुत ज्यादा अलग अलग बॉर्डर पर टैक्स लगाए गए थे, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है हाई लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लग गई और बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान होने लगा। इंटरनेशनल ट्रेड की डायरेक्शन ही चेंज हो गई, इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ा। फिर 1948 में जब ये पहली बार बनी, उस टाइम से लेकर बाद में इसका नाम चेंज हुआ। 1994 में इसका नाम रखा गया GATT। GATT, जी मतलब जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। GATT का मतलब यहां पर ये रखा गया 1994 में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ही नाम चेंज किया गया था। तो GATT रख दिया गया, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ये रख दिया गया 1994 में, ठीक है। उसके बाद में 1995 में 1 जनवरी को 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम पड़ा इसका। उससे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम नहीं था। जस्ट 1948 में एक ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, बस केवल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बाद में 1995 में 1 जनवरी को WTO बन गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड यूरोप में है, ठीक है। तो वहां पर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। फिर 2016 तक देखा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्रीज मेंबरशिप में आ चुके थे। कितने? 164 कंट्री है, 164 कंट्रीज में वो भी है, ठीक है, इंडिया भी है, ओके। अब बात करते हैं मेजर रीजनल ट्रेड्स की, मेजर रीजनल ट्रेड की, ठीक है, मेजर रीजनल ट्रेड की, ठीक है। तो वो बात करते हैं मेजर रीजनल ट्रेड की। तो मेजर रीजनल ट्रेड में मैंने है जिसे ASEAN ये रीजनल ट्रेड सेंटर्स हैं, रीजनल ट्रेड ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग जो एरिया वाइज वो रहते हैं। तो पहले वाला कौन सा है? ASEAN, आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया। आसियान के फुल फॉर्म में साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये कब बना था? 1967 में अगस्त में बना, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला है CIS, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। फिर तीसरा वाला है EU, यूरोपियन यूनियन। कौन सा है?
यूरोपियन यूनियन, ये भी एक रीजनल सेंटर है, ट्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है। EU यूरोपियन यूनियन, इसमें यूरोप के लगभग सभी कंट्री शामिल हैं और ये 1992 में दोबारा से रीऑर्गेनाइज हुआ था। उससे पहले ये 1957 में बना था और 1992 में दोबारा से रीऑर्गेनाइज हुआ था। फिर एक और है LAIA, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, ये 1994 में तैयार हुआ था। अमेरिका की कंट्रीज को आपस में जोड़ने के लिए ट्रेड में ये एसोसिएशन बनाई गई थी। और उसके बाद है NAFTA, नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नाफ्ता, NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये भी एक रीजनल सेंटर है जिसमें जो व्यापार होता है। एक मैंने जो आपको पहले ही बता दिया, ओपेक कंट्री, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये ग्रुप का नाम क्या है? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक कंट्री, ठीक है। ओपेक कंट्री जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कहलाती है सारे, और ऑयल का एक्सपोर्ट यानी कि क्रूड ऑयल, कौन सा ऑयल? क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का क्या करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। और एक और लास्ट में रह गया साफ्टा, SAFTA, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये नाम इसका, और ये जनवरी 2006 में शुरू हुआ था। तो इस तरह से इस लेसन में लगभग सारी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा लेसन ये। इसमें बस खास तौर पर देखने वाली बात यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड पे आपको फोकस रखना है कि कौन कौन चीजें होती है। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो इंटरनेशनल पोर्ट एरिया पे होता है। किस पे होता है? पोर्ट एरिया पे। तो पोर्ट एरिया अलग अलग पोर्ट होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पोर्ट में कई तो इंडस्ट्रियल पोर्ट होते हैं, कई पोर्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट कहलाते हैं, जहां से ज्यादातर मिनरल जो है वो निकाले और भेजे जाते हैं। कौन सा होता है? इंडस्ट्रियल पोर्ट, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल पोर्ट आपका विशाखापट्टनम हो गया। आप देखोगे छत्तीसगढ़ के नजदीक से विशाखापट्टनम से जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहां से बहुत सारा मिनरल्स जो है, इनकी जो रॉ मटेरियल मिनरल का है वो वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट भी बहुत सारी चीजें वहां से होती है, ठीक है। और जो अगला जो पोर्ट बनता है वो दूसरा वाला पोर्ट हो गया कॉमर्शियल पोर्ट। कॉमर्शियल पोर्ट क्या होता है? दूसरे टाइप का पोर्ट होता है। ये पहले वाला इंडस्ट्रियल पोर्ट हो गया, मतलब कि हम बंदरगाहों की टाइप की बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो 12-13 बंदरगाह हैं उनके क्या क्या टाइप है। पहले वाला इंडस्ट्रियल पोर्ट हो गया, पहले वाला इंडस्ट्रियल पोर्ट हो गया, दूसरे वाला हो गया दूसरे वाला क्या हो गया? पहले वाला इंडस्ट्रियल पोर्ट हो गया और दूसरे वाला कॉमर्शियल पोर्ट हो गया। कॉमर्शियल, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बड़े लेवल पे होता रहता है। मुंबई पोर्ट, अब मुंबई पोर्ट को आप कॉमर्शियल पोर्ट का नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो और पोर्ट जो रह गए वो जैसे कि इनलैंड पोर्ट हो गया, देश के अंदर वाले पोर्ट जो कि अंदर की सप्लाई करेंगे, इंडिया के अंदर जो अंदर ही सप्लाई करेंगे। गोवा पोर्ट से मुंबई तक चले गए, बॉम्बे से गोवा तक आ गए। इंटरनेशनल पोर्ट की बजाय वो इनलैंड पोर्ट होते हैं, भारत के अंदर से नदियों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे गंगा नदी से कनेक्ट जैसे है अपना हल्दिया पोर्ट गंगा नदी से कनेक्ट है, कलकत्ता पोर्ट गंगा नदी से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है कि ये इनलैंड पोर्ट होते हैं। और एक इनलैंड के अलावा फिर आउट पोर्ट होते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि बॉम्बे वाला पोर्ट है, बॉम्बे से दूर की तरफ बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई से पेट्रोलियम निकाला जाता है बहुत सारा, तो वो एक आउट पोर्ट हो गया हमारे लिए, ठीक है। और बॉम्बे हाई हो गया। इसके अलावा विशाखापट्टनम लैंडलॉक पोर्ट कहलाता है, सबसे सुरक्षित पोर्ट है विशाखापट्टनम, सबसे सुरक्षित पोर्ट लैंडलॉक पोर्ट कहलाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल के पास है ये, ठीक है। तो विशाखापट्टनम हो गया। उसके अलावा ऑयल पोर्ट भी होते हैं, जैसे मैंने बॉम्बे हाई की बात की, वो ऑयल पोर्ट है। उसके अलावा पोर्ट ऑफ कॉल भी होते हैं, जैसे मान लो आपका झारखंड के आसपास में जो पोर्ट पड़ता है पाराद्वीप, उड़ीसा का पाराद्वीप कॉल पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है। उसके अलावा पैकेट स्टेशन भी पोर्ट होते हैं। पैकेट स्टेशन मतलब अगर जहाज को अगर शिप को बिल्कुल पोर्ट एरिया तक ना लगाए जा सके तो उसे दूर खड़ा करना पड़ेगा। जहाज को अगर आप बिल्कुल तटों के किनारे ना लगा सके तो उसे दूर खड़ा करना पड़ेगा। फिर छोटे जहाजों में उसके ऊपर लैंडिंग की जाएगी, छोटे जहाजों से उसके ऊपर सामान पहुंचाया जाएगा। तो उसको ऐसे छोटे छोटे पोर्ट को हम पैकेट स्टेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेट स्टेशन, PACKET, पैकेट स्टेशन भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। और लास्ट जो बच गया आपका इंटरपोर्ट और नेवल पोर्ट।
इंटर पोर्ट और नेवल पोर्ट। नेवल पोर्ट ज्यादातर फौज के लिए होता है, जैसे नेवी हो गई हमारी इंडियन नेवी, तो उसके लिए जो पोर्ट बनाया गया, उसकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो बनाया गया वो नेवल पोर्ट होते हैं। वहां बड़े बड़े शिप खड़े किए जाते हैं, मर्चेंट शिप भी खड़े किए जाते हैं, क्रूजर शिप जिनको बोलते हैं, जो विदेशों की यात्राओं पर ट्रेड करते हुए निकलते हैं। 6-6 महीने का ट्रेड होता है मर्चेंट नेवी का। मर्चेंट नेवी का जो ट्रेड होता है वो 6-6 महीने का होता है, उसमें क्रूजर शिप जाते हैं और लोग व्यापार करके अलग अलग कंट्री से फिर वापस आते हैं। तो इस टाइप के 12-13 पोर्ट होते हैं। इंडिया में 13 पोर्ट हैं, जैसे कि गुजरात का सूरत पोर्ट हो गया, अहमदाबाद का हो गया, बॉम्बे का पोर्ट हो गया, मुंबई के बॉम्बे जो महाराष्ट्र में है, उसके बाद गोवा का पोर्ट हो गया मारना गोवा, गोवा का पोर्ट मारना गोवा, फिर उसके बाद में कर्नाटका के नजदीक बेंगलोर, बेंगलोर का मंगलुरु, बेंगलोर के नजदीक का मंगलुरु, फिर केरला का कोचीन पोर्ट है, ठीक, कोचीन पोर्ट के बाद में फिर तुतीकोरिन पोर्ट हो गया, तुतीकोरिन मद्रास के नजदीक पड़ता है, और फिर चेन्नई खुद एक पोर्ट है जिसको पहले मद्रास कहते थे। तुतीकोरिन और चेन्नई दोनों तमिलनाडु में ही है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश का जो आ जाता है वो कौन सा सबसे बढ़िया पोर्ट जो मैंने बताया था कि विशाखापट्टनम, लैंडलॉक पोर्ट, ठीक है। लैंडलॉक पोर्ट इसलिए कहा क्योंकि वो किसी भी टाइप के साइक्लोन का खतरा नहीं है, वहां पे पूरी तरह से लैंडलॉक है, वो तीनों से जमीन से घिरा हुआ सुरक्षित पोर्ट है वो। तो वो हो गया एक। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उड़ीसा की तरफ आते हो तो पाराद्वीप पोर्ट हो गया, पाराद्वीप, ठीक है। और उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर आओगे तो वेस्ट बंगाल में एक तो आपका हो गया कौन सा ये वाला कोलकाता पोर्ट हो गया एक तो, और एक हल्दिया, कोलकाता और हल्दिया। इस तरह से 12-13 आपके इंटरनेशनल पोर्ट हैं जो कि इंडिया के 3 साइड में नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेसन, कोई डाउट नहीं है, आई थिंक सभी को बहुत क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई बात न समझ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर फोन कर सकते हो या फिर ओके, थैंक यू।